नाहिद इस्लाम की उम्र 26 साल है। ये ढाका यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का तालिब इल्म है। ये हसीना वाजिद की पॉलिसियों का मुखालिफ था। जून में इसने हकूमती पॉलिसियों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की। तालिब इल्म इसके गिर्द जमा होने लगे और वो तहरीक शुरू हो गई जो आगे चलकर हसीना वाजिद के 16 साला इक़्तिदार के खात्मे की बुनियाद बन गई। इन 2 माह में हुकूमत ने नाहिद इस्लाम को दहशत गर्द भी करार दिया, उस पर क्रैक डाउन भी किया और उसे पुलिस घर से भी उठा कर ले गई। उस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। ये जब मुकम्मल बेहोश हो गया तो उसे ढाका के एक पुल के नीचे फेंक दिया गया। इसे 25 जुलाई को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस वक्त तक हालात बदल चुके थे। पुलिस खौफजदा हो चुकी थी। तालिब इल्म आगे बढ़ते रहे और हुकूमत पसपा होती चली गई और ये पसपाई आखिर में 5 अगस्त को हसीना वाजिद के फरार पर ख़त्म हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हालात चंद दिनों में पैदा हुए थे? क्या बांग्लादेश में चंद दिनों में तब्दीली आई थी? जी नहीं। 5 अगस्त 2024 का बीज दरअसल 7 दिसंबर 1970 में बोया गया था। उस दिन मुश्तरका पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन हुआ था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान में कौमी असम्बली की 162 सीटों में से 160 सीटें हासिल कर लीं, जबकि मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने 81 सीटें ली थी। शेख मुजीबुर रहमान की अक्सरियत थी। अखलाकी और दस्तूरी लिहाज से हुकूमत उसका हक था, लेकिन सदर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल याहिया खान ने उसे ये हक नहीं दिया। शेख मुजीबुर रहमान अखलाकी, दस्तूरी और सियासी लिहाज से दुरुस्त था। रियासत को उसे हक हुक्मरानी देना चाहिए था। ये मामला यहाँ तक ठीक था, लेकिन आगे चलकर शेख मुजीब ने जो रास्ता इस्तेमाल किया वो गलत निकला। वो रियासत के साथ लड़ पड़ा और इसके नतीजे में मुल्क टूट गया। उसने 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से पाक आर्मी को सरेंडर पर मजबूर कर दिया। ये मुजीबुर रहमान की बड़ी सियासी गलती थी और इसका खमियाजा बाद अज़ा उसे और इसकी नस्ल को भुगतना पड़ा। शेख मुजीब ने सकूते ढाका के दौरान आवाम को यकीन दिलाया था बंगाली मगरबी पाकिस्तान और पाक आर्मी की वजह से तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं। हम अगर पाकिस्तान से जान छुड़ा लें तो हम खुशहाल भी हो जाएंगे और तरक्की याफ्ता भी। वो बंगालियों को भारत के करीब भी ले आया था और इस खेल में वो ये भूल गया था बंगाली पंजाबियों से ज़्यादा भारत से नफरत करते हैं। ये पंजाब मगरबी पाकिस्तान के साथ 24 साल निकाल गए हैं, मगर ये भारत के साथ 10 साल भी गुजारा नहीं कर सकेंगे। दूसरा, कौमों में खुशहाली मेहनत और स्किल से आती है, नारों से नहीं। लिहाजा जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और अवामी लीग की हुकूमत बन गई तो अवाम को दूर दूर तक सोने के वो पहाड़ नज़र ना आए जिनके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, जिनके लिए ये मगरबी पाकिस्तान से अलग हुए थे। शेख मुजीब 1971 तक बंगालियों की महरूमी पंजाब के खाते में डालते रहे थे, लेकिन बंगाली आज़ादी के बाद क्यों पसमानदा और महरूम है, इसका जवाब उनके पास नहीं था। दूसरी तरफ भारत तावाने जंग में बहुत कुछ वसूल कर रहा था। बांग्लादेश उस जमाने में जूट की सनत में दुनिया में पहले नंबर पर था। शेख मुजीब के ज़माने में पटसन की सनत और मंडियां भारत शिफ्ट हो गईं, जिससे भारतीय ताजर मजीद अमीर और बंगाली मजीद गरीब हो गए। अवामी लीग ने क्योंकि आज़ादी छीनी थी, लिहाजा ये सियासी जमात से गुंडा पार्टी बन गई और इसके कारिंदों ने मुल्क भर में कब्जे शुरू कर दिए। करप्शन और गुंडागर्दी भी आम थी। शेख मुजीब और भारत दोनों बंगाली फौज के खिलाफ थे। इन दोनों ने मिलकर फौज को भी रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। इस खेल का इख्तिताम 15 अगस्त 1975 की रात हुआ। बांग्लादेशी फौज का एक दस्ता धान मंडी में शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचा और इसे उसके खानदान, मुलाजमीन और दोस्तों समेत कत्ल कर दिया। ऑपरेशन के बाद शेख मुजीब की लाश घर की सीढ़ियों पर पड़ी रही। इसकी 2 बेटियां हसीना और रिहाना मुल्क से बाहर थीं। ये बच गईं, जबकि बाकी खानदान ख़त्म हो गया। बांग्लादेश में इसके बाद अनारकी शुरू हुई और ये मुख्तलिफ वक्फों में 2024 तक जारी रही। हसीना वाजिद ने 1981 में सियासत शुरू की। ये वालिद की जमात अवामी लीग की सरबराह बनी और फिर मारती धाड़ती आगे बढ़ती चली गई। ये 2024 तक मजमूई तौर पर 20 साल बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं और ये इस लिहाज से दुनिया की वाहिद तवीलुल मुद्दत खातून वज़ीर आज़म हैं। इनका आखिरी दौर 2009 से शुरू होकर 2024 तक मुसलसल 15 साल जारी रहा।
ये दौर मुआशी लिहाज से बांग्लादेश के लिए अच्छा था। एक्सपोर्ट्स 45 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट भी हुई, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत मुसलसल हिचकोले खाती रही, जिसके नतीजे में हमारे सियासतदानों बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान ने बांग्लादेश की मिसालें देना शुरू कर दी। हम इन तीनों के मुंह से मुख्तलिफ औकात में आज बांग्लादेश को देखें, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वक्त ने साबित कर दिया शेख मुजीब गद्दार नहीं था, हम भी अगर फ़ौज से जान छुड़ा लें तो हम भी बांग्लादेश बन जाएंगे, वगैरह वगैरह सुनते रहे और हमें इन बातों पर यकीन भी आता रहा। मगर हम इस यकीन के दौरान एक बात भूल जाते हैं और वो बात हसीना वाजिद की सोच थी। कुदरत ने हसीना वाजिद को बहुत बड़ा मौका दिया था। इसको चाहिए था ये नफरत की सियासत तर्क करके मोहब्बत को अपना बयानिया बनाती, मगर ये बदकिस्मती से नफसियाती तौर पर 1975 से आगे ना बढ़ सकी। इसकी नफरत ने मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, अवामी लीग और अवामी लीग के मुखालिफ। ये अपने मुखालिफ को रज़ाकार कहती थी। रज़ाकार की इस्तिलाह ने 1971 में जन्म लिया था। उस ज़माने में पाक फ़ौज के हमदर्द रज़ाकार कहलाते थे। इसने अपोजिशन जमात इस्लामी और पाकिस्तान के हमदर्द बिहारियों पर जिंदगी का दायरा तंग कर दिया। जमात इस्लामी के दर्जनों रहनुमाओं को फांसी लगा दी गई। खालिदा जिया को 2018 में जेल में फेंका गया और ये इसके बाद बाहर नहीं आ सकी। नोबेल इनाम याफ्ता मुआशी माहिर डॉक्टर यूनुस के खिलाफ 174 मुकदमे बना दिए गए और ये जिला वतन होने पर मजबूर हो गए। हसीना वाजिद ने अपने ख़ानदान और पार्टी के लोगों को पुलिस, अदलिया और फ़ौज में घुसा दिया। पुलिस इसके घर की लोंडी थी, अदलिया अवामी लीग थी और फ़ौज की सरबराही इसके ख़ानदान में थी। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान भी हसीना के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसने एक बार नवाज शरीफ से कहा था, हमारी फ़ौज से जिस दिन काकूल एकेडमी से पास आउट होने वाला आखिरी कैडेट रिटायर हुआ, हमने उस दिन तरक्की का पहला जीना तय किया। ये भारत को भी मज़ीद मुल्क के अंदर ले आई। इसकी भारत नवाजी की वजह से बांग्लादेश भारत की 29वीं रियासत सूबा कहलाने लगा। इसके अंदर एक बदतरीन डिक्टेटर छुपा हुआ था। मुखालफिन को कत्ल कराना, जजों के जरिए फैसले लेना और फौजी अफसरों को सरेआम जलील करना इसका मामूल था और आखिर में इसका नतीजा 5 अगस्त 2024 की शक्ल में निकला। तालिब इल्मों की तहरीक शुरू हुई और ये आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई। वज़ीर आज़म ने 23 जून को अपने रिश्तेदार जनरल वकारुज़्ज़मान को आर्मी चीफ बनाया था। इसका ख्याल था ये इसकी हुकूमत, सियासत और माल व दौलत की हिफाजत करेगा, लेकिन सिर्फ सवा माह बाद जनरल वकारुज़्ज़मान इसके सामने बैठा था और इसे मशवरा दे रहा था, मैडम आपके पास सिर्फ 45 मिनट हैं, आप इस्तीफ़ा देकर निकल जाएं, वरना हजूम वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल होकर आपको कत्ल कर देगा। आर्मी चीफ ने इस पेशकश से कबल हेलीकॉप्टर स्टार्ट करा दिया था, लिहाजा हसीना वाजिद दौड़कर हेलीकॉप्टर में बैठी और ये उसे लेकर इंडियन शहर अगरतला चला गया। हसीना वाजिद जब अगरतला उतरी तो इसके पास हैंडबैग और तन के कपड़ों के सिवा कुछ न था और यूं हसीना वाजिद का तवील तरीन सियाह कैरियर इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों का इस वक्त महबूब तरीन मौजू बांग्लादेश है। माहिरीन मुख्तलिफ जावियों से बांग्लादेश का तज्जिया कर रहे हैं, लेकिन एक जाविया अभी तक उनकी नज़रों से ओझल है और वो है फ़ौज का किरदार। हसीना वाजिद ने बांग्लादेशी फ़ौज को बड़ी हद तक पुलिस बना दिया था। ये सैल्यूट और वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद फ़ौज मुल्क का सबसे बड़ा और मजबूत इदारा रहा और इसने 5 अगस्त को आगे बढ़कर हालात कंट्रोल कर लिए। जनरल वकारुज़्ज़मान ने रिश्तेदार होने के बावजूद हसीना वाजिद से इस्तीफ़ा भी लिया और हजूम को भी काबू कर लिया। अगर फ़ौज ना होती तो इस वक्त बांग्लादेश की क्या हालत होती। बांग्लादेश के हंगामों में अब तक 450 लोग कत्ल हुए हैं। अगर फ़ौज ना होती तो इस वक्त गलियों में 3-4 लाख लोगों की लाशें पड़ी होती और तमाम सरकारी इमलाक को आग लगी होती और अवामी लीग के लोगों का नामो निशान तक मिट चुका होता। फ़ौज का सियासी किरदार दुनिया के हर मुल्क में गलत होता है, हमारे मुल्क में भी गलत है। फ़ौज को सियासत से बाहर होना चाहिए, लेकिन इस किरदार के बावजूद बहरहाल ये हकीकत है, फ़ौजें मुल्क की बका की ज़ामिन होती हैं। अगर आज अमेरिका, चीन और रूस की फ़ौजें ख़त्म हो जाएं तो कल आप उन मुल्कों की हालत देख लीजिएगा। 1992 में सोवियत यूनियन की फ़ौज ज़रा सी कमज़ोर हुई थी और एक साल में 15 नए मुल्क बन गए थे। आज अगर बांग्लादेशी आर्मी भी ना होती तो ये भी गया था।
لہٰذا یاد رکھیں، جس دن ہماری آرمی گئی اس دن ہم بھی 5 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مگر اس تقسیم سے پہلے خانہ جنگی ہوگی اور لاکھوں لاشیں گلیوں میں پڑی ہوں گی۔ لہٰذا سیاسی جد و جہد ضرور کریں، فوج کا سیاسی کردار بھی 0 پر لے جائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ فوج کی حفاظت بھی کریں۔ یہ ملک اس کے بغیر بچ نہیں سکے گا، ہم مانیں یا نہ مانیں۔